डोडो टीवी। वो पतझड़ का महीना था। गहरी काली अंधेरी रात में आसमान में टिमटिमाते तारे अब धुंधले होते जा रहे थे, मानो बादल उन्हें अपने चादर से ढकने लगा हो। हवाओं ने भी अपनी चाल धीमी कर ली थी, मानो वो भी रात के इस सन्नाटे में कुछ घटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच उस सुनसान सड़क पर सफेद कपड़े पहने एक आदमी और सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के किनारे किनारे एक कतार बनाए हुए किसी दिशा में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बिना इधर उधर देखे, अपना सिर नीचे झुकाए हुए वो दोनों बस चलते ही जा रहे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो दोनों एकदम वहीं रुक गए। शायद वो दोनों उस कार के इंतजार में थे कि कार पास आए तो लिफ्ट ले लें, लेकिन वो कार तेज रफ्तार से उनके पास आई और उनके आगे भी निकल गई। पर वो दोनों उसी कतार में सिर झुकाए खड़े रहे। कार के जाते ही वो दोनों फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। तभी वो कार जो आगे निकल गई थी रिवर्स में उनकी तरफ आने लगी और आकर उनके पास रुकी। अंदर बैठे ड्राइवर ने कहा, क्या आप लोग शहर जा रहे हैं? देखिए, शहर अभी बहुत दूर है। आप लोग कब तक चलते रहेंगे? अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों को शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। विनय ने उनसे सवाल किया, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। विनय ने फिर पूछा, देखिए, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने विनय की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर वो दोनों कुछ बोले बिना गाड़ी के अंदर बैठ गए। विनय ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल पड़ा। विनय ने मिरर को उन दोनों की तरफ कर दिया। अब वो दोनों विनय को रेयर व्यू मिरर में साफ दिखाई दे रहे थे। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, क्योंकि इतना लंबा सफर अकेले ही तय करना मुश्किल होता है। आप लोगों से बातें करूंगा तो सफर जल्दी कट जाएगा। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती नहीं है। फिर आप लोग पैदल यहाँ तक कैसे पहुंचे? विनय ने फिर सवाल किया, लेकिन उन्होंने विनय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बस अपना सिर झुकाए बैठे रहे, मानो उन्होंने विनय की बात सुनी ही ना हो। अरे, मैं कितनी देर से बोले ही जा रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप लोग कोई भूत प्रेत तो नहीं है? विनय ने ये बात कही ही थी कि तभी उन दोनों ने विनय की तरफ घूरकर ऐसे देखा कि मानो विनय ने उनका कोई बड़ा राज खोल दिया हो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लगता है आप लोग बुरा मान गए। भूत प्रेत पर यकीन करते हो? लगता है आपने मेरी बात को दिल पे ले लिया। चलो, इसी बहाने आपने कुछ कहा तो सही। देखिए, मुझे भूत प्रेत पर कोई यकीन नहीं है। क्या आपको है? हमें भूत प्रेत पर यकीन है, और हमारी मानो तो तुम भी यकीन करना शुरू कर दो। क्या पता कब किसी भूत से पाला पड़ जाए। देखिए, क्या हम लोग भूत प्रेत के अलावा और किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हें भूत प्रेतों से डर लगता है क्या? अरे अब बस भी करो भाई। मुझे भूत प्रेत तो क्या, किसी से भी डर नहीं लगता। अच्छा, ये सब छोड़ो। आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है और ये मेरी पत्नी नम्रता है। मेरा नाम विनय है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ आसपास तो कोई गांव बस्ती है नहीं। गांव बस्ती नहीं है तो क्या हुआ? क्या तुमने रास्ते में कब्रिस्तान नहीं देखा? हम लोग वहीं से आए हैं। ये सुनकर विनय चौंक गया। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका घर कब्रिस्तान में है? नहीं, कब्रिस्तान में हमारा घर नहीं है, बल्कि वहाँ हम दोनों की कब्र है। ये सुनते ही विनय हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोला, क्या तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? देखो, तुम लोग मुझे किसी भी तरह से भूत तो नहीं लग रहे हो। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? क्योंकि मैंने सुना है कि भूत आईने में दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम लोग तो मुझे साफ नजर आ रहे हो। तुम लोग भूत नहीं हो सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हमें अपने घर ले चलो और एक रात हमारे साथ रहकर देखो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिक्र मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बोलो, है हिम्मत? हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम भूत नहीं हो।
देखो, अगर मैं सही हुआ तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तभी मनोज ने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और विनय को दिखाते हुए बोला, अगर तुमने हमारे साथ एक रात काट ली तो ये सोने की अंगूठी तुम्हारी। विनय सोने की अंगूठी देखकर खुश हो गया। ठीक है, हम शहर पहुंच चुके हैं, मेरा घर पास ही है। विनय दोनों को अपने घर ले आया। उसका घर काफी चहल पहल भरी गली में था। आधी रात में भी कुछ लोग रास्ते पर खड़े थे तो कुछ लोग अपनी बालकनी में बैठे हुए थे। सभी की नजर विनय की कार पर पड़ी। फिर तीनों कार से उतरे और सीधा घर के अंदर चले गए। फिर न जाने क्यों सभी लोग विनय के घर की तरफ घूर कर देखने लगे, मानो उन्होंने किसी अजनबी को देखा हो। तीनों घर के अंदर पहुंचे। अच्छा, तुम लोगों के कहने के मुताबिक मैं तुम्हें अपने घर ले आया। अब बताओ, मुझे वो सोने की अंगूठी पाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, हम यहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम दोनों भूत हो या नहीं? फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर विनय अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जाओ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, अब हम लोग अपना काम कर सकते हैं। मनोज विनय के कमरे का दरवाजा बंद करके वापस आया। तभी अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे नम्रता, क्या बेवकूफ बनाया उसे। तुम्हें क्या लगता है, उसे शक हुआ होगा कि हम भूत नहीं बल्कि चोर हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है मनोज, उसे यकीन हो या ना हो वो तो हमारे जाल में फंस ही गया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतनी आसानी से कैसे फंस गया। अरे नम्रता, अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी अपना काम करते हैं, उसे लूटकर यहाँ से निकल जाते हैं। नम्रता और मनोज सारे घर की तलाशी लेने लगे। अरे नम्रता, यहाँ तो चुराने लायक कोई कीमती चीज है ही नहीं। यहाँ नहीं तो उसके कमरे में जरूर कुछ होगा, लेकिन उसके लिए हमें उसे मौत के घाट उतारना होगा। मैं उसे पकड़ूंगा, तुम चाकू से उसे मार देना। दोनों विनय के कमरे की तरफ बढ़े और दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी दरवाजा अपने आप ही खुल गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों सहम गए और सहमे हुए अंदर गए। तभी अचानक एक बदबू सी पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन मनोज और नम्रता दबे पांव आगे बढ़ते रहे। तभी उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने की जमीन से एक भयानक चेहरा उन्हें घूर रहा है। दोनों उसे देखकर बहुत डर गए। वो भयानक चेहरा धीरे धीरे उनकी ही तरफ बढ़ने लगा, मानो कोई जमीन पर खिसकता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। दोनों बहुत घबरा गए। मनोज ने जल्दी अपनी जेब से फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। तभी वो चेहरा अचानक गायब हो गया। तभी मनोज ने धीरे धीरे लाइट उस कोने की तरफ बढ़ाई जहां वो चेहरा नजर आया था। उसने जैसे ही रोशनी उस कोने की तरफ की, वहां विनय की लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वो दोनों भागने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक आवाज आई, मुझे भूतों पर यकीन है। अचानक रोशनी हुई। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, उनका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा और एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया।
पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहां वैसे भी कोई नहीं दिख रहा, और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है। रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है। यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं।
ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े। अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं, और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया, यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यहीं इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं। दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है
मंटू की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी, मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं। तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को? ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर्डरर है, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दूल्हों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना, इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। हाँ, जैसा सोचा था वही आया। ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है। सब लोग डर रहे हैं। अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया। अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे, इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों बात करते हैं और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है। अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आंधी तूफान आ जाता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अवनी, आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया, इतना घबरा गया
कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अवनी का शरीर है और मेरी ताकत। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है।